सभी साथियों का नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 20 से 25 प्रश्न हैं, लेकिन इन 20-25 प्रश्नों को इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें लगभग सभी इतिहास के प्रश्न हैं और आज इतिहास हम एक अलग नज़रिए से पढ़ेंगे। देखते हैं कि आपको इतिहास कैसे याद नहीं होता है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने पूरा देखा वीडियो तो आपको इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पढ़ाने का और आपके देखने का तरीका दोनों भिन्न होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बात हम कर रहे हैं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसका मतलब यह है कि अगर सिंधु घाटी जहां पर आया, इसका सीधा सा मतलब है कि यह जो सभ्यता पूरी विकसित हुई है वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं तो एक टॉपिक तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु और उसके जो सहायक नदियां थी उन्हीं के किनारों पे ये विकसित हुई सभ्यता है। और आप जानते हैं कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारों पर ही विकसित हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो पीने के लिए जल उपलब्ध है, खेती के लिए जल उपलब्ध है, क्योंकि उस समय आज की तरह बोरवेल तो था नहीं, आज की तरह इतना सिस्टम तो था नहीं कि कहीं से कृत्रिम वर्षा हो जाए या कोई बोरवेल है या कोई नहर खुदी गई है, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। आमतौर पे लोग प्राकृतिक वर्षात पे निर्भर थे। तो उसको देखते हुए जो सभ्यताएं विकसित हुई, लोग इकट्ठा होने लगे, वो कहाँ पे? तटों पे इकट्ठा होने लगे। और इसलिए सभी सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह भी, या फिर नील नदी की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, वह भी, सभी सभ्यताएं, इवन चीन की सभ्यता भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी। इसी स्थल की, कौन सी स्थल की? हड़प्पा नामक जो स्थान था उसी स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इधर देखते हैं मैप की तरह। देखिए, ये आपको भारत दिख रहा है और यहाँ आपका पड़ोसी क्या दिख रहा है? पाकिस्तान दिख रहा है। देखिए, आज जो सभ्यता के ज्यादातर स्थल जो हैं वो कहाँ है? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में है। उस समय तक पाकिस्तान तो था नहीं, वो तो पैदा हम ही से हुआ है ना, भारत से ही पैदा हुआ है, बटा हुआ है। अब वो कितना फड़फड़ाए, उससे क्या होता है? हमें क्रिकेट में तो हरा नहीं पाता है, और तो बातें छोड़ दीजिए, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, केवल फड़फड़ाना जानता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में इस समय जो वर्तमान में पाकिस्तान है, कुछ अफगानिस्तान से लेते हुए यहाँ भारत के कुछ हिस्सों तक यह पूरी सभ्यता इतने दूर में ये विकसित हुई थी। ये सभ्यता, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी सभ्यता विकसित है। देखिए, हड़प्पा सबसे पहली बार यहाँ पे जब ट्रेन की पटरी को बिछाया जा रहा था, उस समय इस नगर को इंजीनियरों ने देखा था। ईंट जो मिले थे यहाँ से, वो ईंटें यहाँ से पहली बार हड़प्पा से मिली थी और यहाँ से खुदाई का सिलसिला चला था। हड़प्पा देखिए, ये प्रमुख नगरों में से हड़प्पा है, फिर मेहरगढ़ है, मोहनजोदारो है, लोथल है। लोथल, चूंकि ये लोथल वह नगर है जो यहाँ का पत्तन नगर है, बंदरगाह था। ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं आप, हड़प्पा है, बहुत सारे हैं जगह हैं। ठीक है, मोहनजोदारो यहाँ पे है, बहुत सारे जगह है, सुदकेंदोडोर है, देखिए, है ना, बहुत सारे जगह। आप जानते हैं कि कई स्थान मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। कालीबंगन है, कालीबंगन से आप जानते हैं कि जुते हुए खेत का मिला हुआ है साक्ष्य कि वहां पे खेत जुता हुआ है, और उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा कालीन लोग खेती भी करते थे। ये देखिए, ये नगर जो पहली बार खुदाई हुआ, ऐसा मिला इस तरीके से। और हड़प्पा कालीन सभ्यता इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह सुदृढ़ नालियों की व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ थी। जो सड़कें थी वो बहुत ग्रिड प्रणाली से सड़कें बनाई गई थी, नाली एकदम सुंदर थे। और मोहनजोदड़ो से दो तीन चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग महान स्नानागार कहते हैं, स्नानागार। और यह स्नानागार क्या दिखाता है कि धार्मिक सद्भावना भी यहाँ पर थी। आज देखिए, बहुत सारे स्वच्छ भारत चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं नदियों को साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन आज से सोचिए कि 2500 पूर्व जो सभ्यता है, 2500 ईसा पूर्व जो सभ्यता विकसित हुई है,
वो सभ्यता में इस तरह की प्रणाली व्यवस्था है, इस तरह की नालियों की व्यवस्था है, शौचालय अलग है, यह दर्शाता है कि यह एक शहरी व्यवस्था थी। तो यह कैसी व्यवस्था है? शहरी, शहरी नगर है, शहर है ये, नगर नहीं है, शहर नगर है, क्योंकि नगर का मतलब शहर ही है, गांव नहीं है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो अब फिर से हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं हड़प्पा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और अभी हमने बताया कि विशाल स्नानागार और अन्नागार ये दोनों कहां पे मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। ठीक है। लोथल हमने आपको बताया कि लोथल क्या है? एक बंदरगाह है उस समय का, बंदरगाह जो गुजरात में है। और कालीबंगन से हमने आपको बताया कि कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर मोहनजोदड़ो है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैप को आप ध्यान में रखेंगे, कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण, महाभारत, वेद या फिर पुराण? देखिए पुराणों में क्या है? देवताओं और राजाओं की, देवताओं और राजाओं की कहानियां हैं। कहानियां या वार्तालाप भी कह सकते हैं। ये चीजें कहां पे हैं? पुराणों में है। ठीक। वेद आप जानते हैं कि वेद जो है वो 4 है। सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आप जानते हैं 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं चारों? एक है ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर कौन सा है? यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राम और रावण की युद्ध की कहानी है। और इसे किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा? रामायण की रचना किसने किया? वाल्मीकि। आप ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि मैं बोल रहा हूं। यहां पे कंफ्यूजन ये है कि तुलसीदास भी कितने लोग समझ लेंगे, लेकिन चूंकि तुलसीदास ने रामायण नहीं लिखा है, तुलसीदास के ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस है। रामचरितमानस ये किसने लिखा है? तुलसीदास ने। ध्यान देना है, नहीं तो यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। महाभारत जो गीता का है वो ग्रंथ किस भाग में है? महाभारत का एक पर्व है भीष्म पर्व जिसको बोलते हैं, भीष्म पर्व, उसमें है। भीष्म पर्व में गीता का ज्ञान है, जिसमें किसका किसका वार्तालाप है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण और अर्जुन, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह माया से भिन्न होकर के महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने की बात कही है। क्योंकि युद्ध से पहले अपने परिवार को देख करके अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। उस समय गीता का ज्ञान दे करके श्री कृष्ण ने उनको कहा कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, यानी कि कर्म के आधार पर है कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा हमारे ऊपर छोड़ दो। इस तरह की ज्ञान की बातें किसमें है? महाभारत में है। ठीक है। तो गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो उत्तर है हमारा महाभारत का भाग है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त? देखिए समुद्रगुप्त क्या है? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक है, गुप्त वंश के महान शासक हैं। और इन्हें आप जानते हैं क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ भारत, मतलब भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। लेकिन यहां पूछा क्या है? मौर्य साम्राज्य। देखिए मौर्य साम्राज्य अभी तक भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। अगर उसकी विस्तार को हम देखें, घनानंद जो कि नंद वंश का शासक था, घनानंद अंतिम नंद वंश का शासक था, जिसके राज्य में बहुत सारी अराजकताएं फैल गई थी। उसी के शासनकाल में आप जानते हैं कि सिकंदर ने आक्रमण किया था। क्योंकि वो पटना तक नहीं पहुंचा था, पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंचा था, यानी कि मगध तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसी के काल में उसने आक्रमण किया था। एक फैक्ट याद रखिएगा, उस समय भारत में मगध में किसका शासक था? तो नंद का था, घनानंद का था, यानी नंद वंश का था। और यह ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि जो चाणक्य जी थे, उन्हें जब सिकंदर के आने की खबर मिली, तो सिकंदर से आगाह करने के लिए कि हे राजा, आपके को मैं आगाह कर रहा हूं कि एक बाहरी आक्रांता भारत में प्रवेश कर रहा है, इसलिए आप चूंकि सभी
जो उस समय जितने भी महानगर थे, महाजनपद थे, उन सब में मगध सर्वश्रेष्ठ था। तो उन्होंने कहा कि आप चूंकि सभी महाजनपदों में क्या है, इस समय सर्वश्रेष्ठ हैं, बलशाली हैं, आपके पास सेनाएं ज्यादा हैं, आपके पास शस्त्र ज्यादा हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको क्या करें, इकट्ठा करके और एक मोर्चा बनाएं और सिकंदर से युद्ध के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि तक्षशिला में उस समय वो गुरु थे, और जो पश्चिमी भारत था, व्यास नदी के उस तरफ वाला हिस्सा, उस समय पोरस ने उनसे मुकाबला किया था सिकंदर से। तो चाणक्य जाते हैं जब कहने, तो चूंकि भोग विलास वाला राजा था, मस्त था अपने में, और उसने क्या किया, इनको लात मारा और कहा कि तुम भाग जाओ। अब किसी को लात मारेंगे, भगाएंगे, वो भी नेशनल लेवल का, जो बहुत बड़े लेवल का गुरु हो, जानता हो, राजनीति जिसके खून में बसी हो, उसको आप भगाएंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम तो मिलना ही था। और उसी समय से उन्होंने अपनी चोटी को खोला था और कहा था कि हे नंद, मैं जब तक तुमको बर्बाद नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से तो नहीं बैठूंगा। और ऐसा उन्होंने किया, ऐसा उन्होंने किया कि जब तक उन्होंने नंद को समाप्त नहीं कर लिया, एक नए राज्य की स्थापना, एक नए वंश की स्थापना नहीं कर ली, तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। और उसी समय जाते हुए रास्ते में उनको एक बालक मिलता है, जो एक खेल खेल रहे थे, राजकिलम कोई खेल था जिसको वो लोग खेल रहे थे बालक, और उसमें एक बालक जो राजा बना हुआ था, और वो निर्णय बहुत तगड़े ले रहा था। बाकी बच्चे खेल करके आते थे, बताते थे उसको, लेकिन वो निर्णय बहुत तगड़ा ले रहा था। उसको देखते हुए बालक को अपने साथ ले जाते हैं, और वो बालक कोई और नहीं था, वो बालक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में इन्होंने, बीसी में इन्होंने क्या किया, नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को हरा करके क्या किया, इन्होंने नए एक वंश की नींव रखी, जिसका नाम क्या था, मौर्य वंश। क्या नाम था, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। अशोक इसी वंश के सबसे महान शासक हैं। अशोक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनके बाद इन्होंने गद्दी संभाली थी। आइए थोड़ा सा देखते हैं इनका प्रशासन कैसा है। देखिए, अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है मौर्य वंश, प्रशासन के लिए, अपने विदेश नीति के लिए, अपनी जो खुफिया नीति के लिए, इन सभी चीजों के लिए मौर्य वंश को जाना जाता है। ये देखिए, ये पूरा यहां तक आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर से युद्ध लड़ा था, और सेल्यूकस निकोटर उस समय पराजित हुआ था, जो सिकंदर का सेनापति था, और बाद में सिकंदर की मृत्यु के बाद वो यूनान का राजा था, उससे इनका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। उन्होंने उसे पराजित किया, और एक पूरा हिस्सा उसने इनको पराजित होने के बाद दिया था, और अपनी पुत्री का विवाह भी इनसे किया था। मौर्य साम्राज्य पूरा आप देख सकते हैं, यहां से लेकर के फैला हुआ है। शुरू में यहां था, लेकिन यहां एक क्षेत्र है कलिंग, जिस पर विजय पाई थी अशोक ने। कलिंग पर विजय पाया अशोक ने, और ये पूरा जो है क्या किया, पूरा विस्तार कर लिया। यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इतना बड़ा भारत में कोई भी साम्राज्य नहीं रहा है जितना बड़ा मौर्य साम्राज्य रहा है। देख सकते हैं आप, पूरा देख सकते हैं, यहां से लेकर के एरिया, ये एक एरिया है जो उनको मिला था, अराकोसिया, जड्रोसिया, देखिए काबुल, ये सभी हिस्से उनको किसके द्वारा मिले, वो सेल्यूकस निकोटर के द्वारा दिए गए थे। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक इनका साम्राज्य है। ये एक बड़ा भूभाग जो मौर्यों के कब्जे में उस समय था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कालिदास, चाणक्य, पाणिनि या बाणभट्ट। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य हैं, और चाणक्य की भूमिका अभी हमने कहा कि मौर्य वंश को स्थापित करने में चाणक्य की भूमिका रही है। इनका एक और नाम है कौटिल्य, 2-3 नामों से इनको जाना जाता है, कौटिल्य, और किस नाम से, विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र से आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि ये किसी इकोनॉमी की पुस्तक है, ये इकोनॉमी की पुस्तक नहीं है, यह राजनीति की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है यह, राजनीति की। इसमें मौर्य प्रशासन की चर्चा है, प्रशासन है, मौर्यों का प्रशासन कैसा है, ठीक है, और नीतियां उनकी कैसी हैं, नीति उसमें कैसी बनाई गई हैं, विदेश संबंध किस प्रकार के हैं, इन सभी की चर्चा उसमें दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के राजनीति की पुस्तक है। कालिदास, आप जानते हैं कि कालिदास एक महान कवि हैं, लेखक हैं संस्कृत के। बाणभट्ट, पाणिनि, पाणिनि आप जानते हैं अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक है, और किस कैसी है, व्याकरण की पुस्तक है। बाणभट्ट भी संस्कृत के एक महान कवियों में इनका भी नाम आता है, बाणभट्ट का। ठीक है,
और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। देखिए, क्योंकि अशोक पहले से बौद्धिज्म नहीं था, अशोक पहले क्या था? हिंदुइज्म को मानता था। और अभी आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी अभी हमने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अशोक पहले हिंदुइज्म में थे। उसके बाद जब कलिंग का युद्ध इन्होंने लगा 261 बीसी में, और कलिंग युद्ध में देख करके तबाही को इनका हृदय परिवर्तित हो गया। और ये बड़ी बात है कि एक राजा का हृदय परिवर्तित हो जाना, ये बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो देख ही रहे हैं, ट्रंप लगातार बमबारी कर रहे हैं, उनका हृदय नहीं बदल रहा है। रूस और यूक्रेन में अभी 4-5 सालों से चल रहा है। उसके बाद कई विश्व युद्ध हुए, कई राजाओं ने युद्ध लगा। लेकिन यह बड़ी बात है कि किसी युद्ध में हुई क्षति को देख करके किसी राजा का हृदय का बदल जाना, यह अपने आप में एक बहुत गजब की घटना है। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन इनका हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। और इस धर्म को अपनाने के बाद फिर इन्होंने धम्म नीति अपनाई, धम्म नीति अपनाई। उसके बाद तमाम शिलालेख खुदवाए और उस पर क्या लिखा? अपनी नीतियों को लिखा, अपने उद्देश्यों को लिखा, और कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने व्यक्तियों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया। तो कलिंग युद्ध के बाद ऐसा किया गया। हिंदू धर्म पहले से, जैन धर्म जानते हैं महावीर को संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म आप जानते हैं कि 15वीं ईस्वी में आकर के इसका प्रचलन हुआ है। गुरु नानक पहले गुरु थे सिखों के, ठीक है। तो यहां से सिख धर्म आया है। आइए थोड़ा सा मैप की तरफ हम चलते हैं फिर से एक बार। देखिए, ये पूरा अभी हमने कहा कि यहां से लेकर के ये पूरा क्या है? मौर्यों का साम्राज्य है। और कलिंग आपका कहां है? यहां उड़ीसा में। कलिंग चूंकि मौर्यों के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कलिंग वह स्थान है जहां से, ये आप देखिए बे ऑफ बंगाल है, यहां से पत्तन नगर है, यहां से व्यापारिक क्षेत्र है। ये व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यहाँ के जो राजा थे खारवेल, वो लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उस समय इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करके इसको जीत लिया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कई लाख लोग मारे गए और बहुत ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हो गए, घायल हो गए। केवल स्त्रियां ही स्त्रियां बची थीं। और ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक ने कलिंग का दरवाजा, जो मेन गेट था, उसको तोड़ा, मेन गेट का मतलब जो किले का गेट था, तो वहां पे महिलाएं खड़ी थी तलवार लेकर के, और उन्होंने कहा कि हे राजा, अब कोई बचा नहीं है, हम ही से युद्ध करना है। ऐसा कहानियों में कहा जाता है। सत्यता क्या है उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी कहानियों में है। और वहां से इनका हृदय बदल जाता है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इतने लोगों को मारा है। और वहीं से इनका धर्म, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहीं से बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन या फिर वाराणसी? देखिए, पाटलिपुत्र तो आप जानते हैं मगध, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। और ये मौर्य वंश, गुप्त वंश, जो बड़े बड़े वंश हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी ये राजधानी रही है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है। कहां पे है? कन्नौज। और हर्षवर्धन वह राजा है जिनके शासनकाल में ह्वेन-सांग, यह बहुत बार प्रश्न पूछा है कि ह्वेन-सांग जो एक चीनी यात्री थे, वो किसके शासनकाल में भारत में आए थे? तो ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत में आए? हर्षवर्धन के काल में आए। और हर्षवर्धन एक धर्म प्रिय राजा है, ठीक है। उज्जैन, उज्जैन आप जानते हैं कि उस समय एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर। और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन, कहा क्या, ऐसा है भी कि यह अंतिम ऐसे हिंदू सम्राट हैं जो बहुत ताकतवर थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। यह अंतिम ऐसे राजा थे। उज्जैन, ठीक है, उज्जैन व्यापारिक नगर है। वाराणसी प्राचीन धार्मिक नगर है। क्या है? प्राचीन धार्मिक नगर है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने आपको केवल 3 से 4 प्रश्न ही बताया, लेकिन इतना डिटेल मैंने बताया है कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो उन 4 से
5 प्रश्नों का बात नहीं है, उसमें कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।